नमस्कार। क्या अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति ट्रंप, एक बार फिर से कर लेते हैं। नमस्कार। क्या अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अभी भी सुरक्षित नहीं हैं? इस सवाल पर चर्चा करने के लिए मैं हूं डॉक्टर प्रसून। ये सवाल खड़ा किया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन कजाकिस्तान में पत्रकारों से बात कर रहे थे। पुतिन यहां एक डिफेंस समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। सीएनएन के मुताबिक पुतिन ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव जीतकर ट्रंप ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अभी भी वे सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट में आगे जानेंगे कि ये महज कोरी धमकी नहीं है। ट्रंप को अलर्ट करते हुए पुतिन ने कहा कि ट्रंप को रोकने के लिए कई गलत तरीके इस्तेमाल हुए। 2 बार उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। अभी भी उनको सतर्क रहना होगा। दुर्भाग्य से अमेरिका के इतिहास में विभिन्न घटनाएं इस तरह की घटी हैं। मुझे लगता है कि वह यानी ट्रंप बुद्धिमान है और मुझे उम्मीद है कि वह सतर्क हैं और इसे समझते हैं। अधिक आश्चर्य तब हुआ जब अमेरिकी चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक विरोधियों द्वारा ट्रंप के परिवार और बच्चों की आलोचना की गई। यह विद्रोही तरीका है और रूस में तो डाकू भी ऐसे तरीके नहीं अपनाते। हालांकि ट्रंप एक होशियार राजनेता है जो जंग खत्म करने के लिए कोई न कोई समाधान ढूंढ लेंगे। हम भी ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो पुतिन की यह कोरी सलाह नहीं थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ट्रंप पर संभावित हमले पर फिलिस्तीनी आतंकियों को लेकर जांच कर रही है। पुतिन ने यह भी कहा कि ट्रंप के परिवार और उनके बच्चों के खिलाफ कई बातें ऐसी की गई जो रसिया में नहीं होती है। यह सब बातें उन्होंने तब किया जब इससे पहले ट्रंप जुलाई में पेंसिल्वेनिया में भाषण दे रहे थे, तब उन पर जानलेवा हमला हुआ। इसमें वह मामूली तौर पर घायल हुए। इसके बाद सितंबर में फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में एक शख्स ने उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गया। एक बार फिर अब धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नियुक्त कई विभाग के प्रमुखों को जान से मारने की धमकियां मिलती जा रही हैं। अमेरिका की फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एफबीआई इन धमकियों की जांच कर रही है। ट्रंप के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि पिछले 2 दिन से कई कैबिनेट में मनोनीत लोगों और उनके करीबियों को जानलेवा धमकी मिल रही है। इनमें स्वेटिंग से मारने से लेकर बम से मारने तक की धमकी शामिल है। एफबीआई ने कहा कि हम सभी संभावित खतरों को गंभीरता से ले रहे हैं। ट्रंप कैबिनेट के जिन नेताओं को इन धमकियों की शिकायत दर्ज की गई है, उन्होंने बताया कि धमकी देने वाले लोगों में फिलिस्तीन समर्थक शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में अगले राजदूत के रूप में नामित एलिस स्टेपनिक, अटॉर्नी जनरल के रूप में मैट गेट्स, श्रम विभाग के लिए चुने गए लॉरी शावेज डेरेमर, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख बनाए गए ली जेल्डिन को ये धमकियां मिली हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के नामिक प्रशासक ली जेल्डिन को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। उन्होंने बताया कि उनके घर पर फिलिस्तीन समर्थक थीम के साथ पाइप बम रखने का एक मैसेज मिला। हालांकि उस वक्त जेल्डिन घर पर नहीं थे। माना जा रहा है कि धमकी देने वाले इस्लामिक चरमपंथी आतंकी गुट से संबंधित हो सकते हैं और इनका कनेक्शन सीधा फिलिस्तीन से हो सकता है। पुतिन ने कहा कि अमेरिकी चुनाव अभियान जिस तरीके से आगे बढ़ा उससे वह स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर बार बार उनकी हत्या के प्रयास हुए हैं और एक से अधिक बार हुए हैं। इसी कारण रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इस आशंका से पहले ट्रंप पर 2 बार खुफिया एजेंसियों की नाकामी के कारण हमला हो चुका है, जिसमें ट्रंप की जान जाते जाते बची।
राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ट्रंप पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वह बाल बाल बच गए। पहला हमला जुलाई में हुआ, जहां पेंसिल्वेनिया में हुआ, जहां बटलर में एक रैली के दौरान उनको दूर से गोली मारी गई। गोली उनके कान से छूकर निकली, हमलावर वहीं मार गिराया गया। दूसरा हमला फ्लोरिडा स्थित वेस्ट पाम बीच पर इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के बाहर हुआ, जिसमें 300 मीटर दूर की झाड़ियों के बीच से गोली चलाई गई। बंदूकधारी पुलिस की गिरफ्त में है। फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स में ट्रंप को निशाना बनाने वाले बंदूकधारी शख्स पर मंगलवार को ही कोर्ट ने 3 आरोप तय किए। इनमें से एक आरोप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप की हत्या की साजिश से जुड़ा हुआ भी है और एक संघीय अधिकारी पर हमला करना भी इसमें शामिल है। अदालती दस्तावेजों से पता चला है कि संबंधित शख्स एक सीक्रेट सर्विस का एजेंट है। डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग टीम ने एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने एक ईमेल के जरिए उनको बताया है कि ट्रंप की हत्या को लेकर ईरान से भी धमकियां आ रही हैं। ऐसा करने वाले लोग देश में अशांति और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ट्रंप की टीम ने खुफिया अधिकारियों से बताया कि पिछले कुछ महीनों से ट्रंप को लेकर ईरानी खतरे बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के अधिकारी ट्रंप की सुरक्षा को लेकर और चुनाव को प्रभावित होने से बचाने की दिशा में कई तरीके के सुरक्षा उपाय अपना रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और तनुज दीक्षित, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हरिमोहन कौशिक जी, पहला सवाल आपसे, जिस तरीके की स्थितियां बन रही अमेरिका में, यह तो साफ है कि सारे षड्यंत्र गल्फ कंट्रीज से हो रहे हैं, तो क्या गल्फ कंट्रीज अपना वो रास्ता अख्तियार करना छोड़ के सीधे हमले पे उतारू हो गए हैं, जहां पहले केवल फंडिंग की जाती थी ऐसे उग्र तत्वों को, उग्रवादी तत्वों को, अब फंडिंग के साथ साथ उनको दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि करना क्या है आपको? तो माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जो मुझे दिखाया जा रहा है वो देखने को तैयार नहीं। मुझे दिखाया जा रहा है कि ईरान की तरफ से हमला हो सकता है, अरब कंट्रीज की तरफ से हमला हो सकता है, कोई इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो हमला कर सकता है। मैं उस चीज को देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि सर देखिए, एक बिल्कुल सिंपल सा फिनोमिना है। ट्रंप आने के बाद वॉर खत्म करने की कोशिश करेंगे, ये एक सीधा सा उसूल, ये एक सीधा सा सिग्नल दिखाई दे रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होगी, इजराइल हमास वॉर खत्म होगी, और दुनिया में जहां जहां पर अमेरिका अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा हुआ है, वहां वो सब लड़ाइयों को खत्म करने के लिए ट्रंप कोशिश करेंगे और इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका की इंटरनल जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस करेंगे। ये चीज वेपन इंडस्ट्री को पसंद नहीं आ रही है, डीप स्टेट को पसंद नहीं आ रही है। यही एक रीजन है कि सर 2 बार चुनाव से पहले ही उन पर हमले करवाए जा चुके हैं और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। पुतिन क्यों चिंतित हैं? क्योंकि पुतिन जानते हैं ट्रंप अमेरिका में इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो इस वॉर को खत्म करवाना चाहता है। ईरान कभी नहीं चाहेगा ट्रंप मरे या ट्रंप ना रहे, क्योंकि जानता है कि ट्रंप सख्ती से सिर्फ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के आसपास घूमेगा, इसके अलावा वो वॉर वो भी नहीं करने देगा। वॉर अमेरिकन वेपन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए पूरी कोशिश करके इस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए ट्रंप को रोकने की पूरी कोशिश की गई। जब पता लगा ट्रंप नहीं रुकने वाला तो मारने तक की कोशिश की गई जी। इस्लामिक संगठनों के नाम की आप बात कर रहे हैं या इस टाइम दावा किया जा रहा है, तो कौन सा इस्लामिक संगठन इतना ताकतवर आपको दिखाई दे रहा है कि अमेरिका की धरती पर अमेरिका के राष्ट्रपति को खत्म करके वो बच जाएगा, जब तक कि उसे खुद ही। हरिमोहन कौशिक जी, सवाल तो यही है कि आखिर वो कौन सा संगठन है। अगर आपकी बात पे भरोसा किया जाए तो लगता है कि वहां का डीप स्टेट ही खुफिया एजेंसियों के साथ, जो डीप स्टेट के पार्ट होते हैं, उनके साथ साजिश रच रहा है। कहीं पुतिन का इशारा इसी ओर तो नहीं था? उसके बाद FBI का बयान आया कि हम फिलिस्तीन और ईरान के हमलों को लेकर सजग हैं। जी
पुतिन का इशारा एग्जैक्टली इसी तरफ है कि असलियत में जो लोग वॉर चाहते हैं और जिन लोगों को इस वॉर से बेनिफिट है, वो असलियत में ट्रंप को मरवाना चाहते हैं। इसीलिए ट्रंप की जान की चिंता हो रही है और इसी चीज को देखते हुए बहुत सारी धमकियां ट्रंप के जो आगे एडवाइजर्स हैं और जो मिनिस्टर्स बनने वाले हैं या जो उसकी गवर्नमेंट में शामिल होने वाले हैं, उनको आ रही हैं। क्योंकि सर अभी जैसे है ना $2 बिलियन के आसपास का घपला दिखाई दिया, सॉरी 800 बिलियन डॉलर्स का घपला तो पेंटागन के अंदर दिखाई दिया कि वो $800 बिलियन गया कहाँ। यूक्रेन को जितनी मदद पहुंचाई जा रही है उसमें से $2 बिलियन गायब है। ऐसी बहुत सारी चीजें खुलने लगी हैं और क्योंकि वो अब खुल रही हैं तो वो सारे का सारा जो भांडा फूटेगा तो कितने निपटाए जाएंगे ये नहीं पता, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पर दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है। इस्लामिक ग्रुप्स को तो एज एफईडी या एज अ फेस यूज किया जा रहा है कि वो हमारा मुखौटे की तरह कि उसको यूज करके उसको कैसे भी करके बदनाम किया जाए, लेकिन असली में खेल तो अमेरिका के अंदर ही हो रहा है और ये पुराने टाइम से अमेरिका में चलता आ रहा है, उसके ट्रेडिशन ऐसे हैं जी। चलिए, तनुज दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। तनुज जी, आपको क्या लगता है ये एक तरफा लड़ाई हो रही है डीप स्टेट बनाम ट्रंप की, क्या या इस्लामिक कट्टरपंथियों से भी बड़ा खतरा है ट्रंप को? देखिए, इजराइल गाजा की जो एक संयुक्त राष्ट्रों की कमेटी थी उसका गठन भी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही हुआ था। आपको अगर ध्यान हो उसमें 7 देश शामिल थे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जो योगदान है वो मुस्लिम कंट्रीज को भी उतना मिलता है, संरक्षण जिसे हम बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टेरर यूनाइटेड स्टेट का निरंतर रूप से गल्फ और इस्लामिक कंट्रीज में भी बना रहता है। वहीं जो व्लादिमीर पुतिन के जो शब्द हैं और जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने करी है कि सतर्क रहने की और आवश्यकता है अमेरिका के राष्ट्रपति को, तो निश्चित रूप से ये एक ध्यान आकर्षित करना, एक कहते हैं सिर्फ अपने आप पे कंसंट्रेशन करे अमेरिका, उसके चलते मुझे लगता है ये बयानबाजी की गई है। लेकिन तथ्यात्मक रूप से अगर हम इसको समझें तो देखिए, जिस तरीके से अमेरिका में इस समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी और जिस तरीके से ये सरकार बनने के बाद में हम भी जानते हैं कि लोगों को परिणाम क्या एक्सपेक्टेड थे, लेकिन क्या परिणाम आए हैं, ऐसा पिछले चुनाव में भी हुआ था। इसके पीछे प्रमुख वजह ये है कि अमेरिका का वोटिंग सिस्टम, जिस तरीके से अमेरिका का वोटिंग सिस्टम कॉलोनी बेस्ड होता है और वो बेस्ड इतना मजबूत बेस्ड है कि जनता क्या चाहती है उसके बावजूद भी वो वोटिंग सिस्टम से काफी कुछ पलट जाता है, और ऐसा ही हम अमेरिका के चुनाव में देखते आते हैं। जरूरी नहीं है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हो पूर्ण रूप से जनता नहीं, की तो पसंद क्या ये लड़ाई ऐसी हो सकती है कि जानलेवा हो? पुतिन इसी ओर तो इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रसिया में कोई डाकू भी होता है तो इस तरह की हरकत नहीं करता है। क्या ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण ट्रंप की जान पे बनाई है? यही तो सवाल है तनुज हमारा, कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण यह स्थिति बन के आई है कि ट्रंप की जान के लाले पड़ गए हैं, या वास्तव में इस्लामिक चरमपंथियों का खतरा है? देखिए, अब बतौर प्रेसिडेंट मुझे लगता है कि इतनी कमजोर सुरक्षाएं नहीं है कि कोई कोशिश प्रयास भी करे तो उनकी जानलेवा हमला कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें उनको कोई नुकसान हो। लेकिन 2 बार तो हमला हो चुका है, एक बार तो कान से गोली लगते हुए छू के निकली, अब इसके बाद क्या बचता है? नहीं, जब हमला हुआ था उस समय उस दौरान ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ना कि वो राष्ट्रपति के पोजीशन पे थे। और आज क्योंकि वो विश्व के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, आज उनकी सुरक्षा का एक अलग ऑरा है, अलग तरीके की उनके पास सुविधाएं हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमला करना इतना आसान नहीं होगा। निश्चित रूप से ये हमले की सवाल यही है तनुज जी कि अगर खतरा है तो किससे है? आपकी बातों पे भरोसा किया जाए तो लग रहा है उनको खतरा ही नहीं है किसी चीज का, एक कोरी अफवाह है या कोरा अलर्ट है। देखिए, अगर खतरा है तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो इस्लामिक देश हैं जो अपने आप को ताकतवर मानते हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिशें करते रहते हैं, और इस तरीके के जो देश है निश्चित रूप से यही और इनके संगठन कहीं ना कहीं इस तरीके की प्लानिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से वही तो मेरा पहला सवाल था तनुज जी,
कि आखिर अभी तक गल्फ कंट्री चरमपंथियों को केवल फंडिंग करती थी। पहली बार ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी चरमपंथी पर्टिकुलर किसी जगह का, किसी संगठन का नाम लेकर उसका हथियार बनकर और अमेरिका के नेताओं को धमका रहे हैं। ये बेहद बड़ी चीज है और इसको संजीदगी से लेना चाहिए। ऐसा प्रयास किया जा रहा है जो इतिहास में इससे पहले कभी देखा नहीं गया, लेकिन इस तरीके के प्रयास अब क्योंकि शुरू हो गए हैं, क्योंकि छोटे छोटे इस्लामिक देश अब अपने आप को बड़ा और ताकतवर समझने लगे हैं। लेकिन ये केवल एक देश का काम नहीं हो सकता तनुज जी, हमको समझना होगा। हरिमोहन कौशिक जी, जिस तरीके के नतीजे आप बता रहे हैं या निष्कर्ष बता रहे हैं, वह केवल यह मान लेना कि डीप स्टेट का ही काम है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक गल्फ कंट्रीज के जो कट्टरपंथी इस्लामिक चरमपंथी वाले देश हैं वो फंडिंग कर रहे हैं। ईरान जैसे देश उस साजिश के हिस्सा हो सकते हैं, जो मैन पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलिस्तीन से मैन पावर मिल सकता है। और सबसे बड़ी साजिश जो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि डीप स्टेट का अहम रोल है। तो ये क्या तीनों का ताना बाना एक साथ आ चुका है हरिमोहन कौशिक जी, या अलग अलग देख सकते हैं इनको? सर बिल्कुल आपकी बातों से, अगर मैं आप ही की बात को सही मान के चलूं, जो कि बिल्कुल सही है जी, आपकी बात के अनुसार ही अगर बात करें तो वो बिल्कुल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम देख पाएंगे कि डीप स्टेट एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके अंदर एक सेक्शन अमेरिका के अंदर बैठा है जो ट्रम्प को नहीं चाहता। यानी वो लोग हैं जिनको हथियार बेचने हैं। वो चाहते हैं कि इस दुनिया में लड़ाई चलती रहे। उसको किसी ना किसी ऐसे मैन पावर की जरूरत होगी जिसके सर के ऊपर ये सारा ठीकरा फोड़ा जा सके। तो वो अपने दोस्त ढूंढेंगे ईरान के अंदर, जहां पर बैठकर जिन लोगों को, यानी ईरान में बैठे हुए लोगों को अमेरिका से दुश्मनी जायज होगी। यानी मतलब वो चाहते हो और जितनी ज्यादा अमेरिका से दुश्मनी होगी वो उन्हें उतना फायदा होगा। यानी ईरान में भी ऐसा एक सेक्शन बैठा हुआ है जो अमेरिका से वॉर चाहता है, और जितनी अमेरिका से वॉर होगी वो उन्हें उतना फायदा होगा। तीसरा, अरब कंट्रीज में भी ऐसे लोग होंगे। अब आप बिल्कुल उसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि अल्टीमेटली एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो अमेरिका में बैठा है। वो चाहता है कि ट्रंप ना आए क्योंकि उसके इंटरेस्ट हैम्पर हो रहे हैं। आपकी ही बात के अनुसार बिल्कुल ठीक है, वो अपने एसेट्स ढूंढेगा ईरान में, अरब कंट्रीज में, सीरिया में, लीबिया में, लेबनान में, जहां पर भी उनको कोई ना कोई बेनिफिट देगा, या यूं कहें उनको एक पास देगा, सेफ पासेज, कि आप अमेरिका आए, अमेरिका आके आप अटैक करें, उसके बाद कुछ ऐसा करें जिससे ट्रंप मारा जाए और उन दो चार को हम मार के टांग दें या उनको पनिशमेंट देके कहें कि ये वॉर ये जो हमला था ये ईरान या लेबनान के इस XYZ ग्रुप ने किया, और वो जो ग्रुप था वो कहीं ना कहीं हमने उसको खत्म कर दिया और एक नई वॉर की तरफ अमेरिका को बढ़ा ले चले। तो इसका मतलब ये साफ है कि जो बेस कैंप है वो अमेरिका के अंदर नहीं है। जिस बात पे मैं भी आना चाह रहा था कि बेस कैंप उनका अमेरिका के अंदर नहीं है। जो FBI कह भी रही है कि ईरान से और फिलिस्तीन से ये धमकियां आ रही हैं, उसके समर्थक दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि डीप स्टेट कितना भी मजबूत हो जाए वो अपना बेस अमेरिका में नहीं बनाना चाहता। जानता है कि अगर बन गया बेस तो आज नहीं तो कल FBI के या अमेरिका खुफिया एजेंसियों के हाथ उस तक पहुंच जाएंगे, और वो अपने आप को बचा के रखना चाहता है। इसीलिए वह अपने तमाम अड्डों को अपने देश से बाहर रख रहा है, लेकिन उसमें मदद मिल रही ईरान जैसे देशों की। यही कह रहे हैं आप हरिमोहन कौशिक जी? सर हाँ बिल्कुल। इसका अगर एग्जांपल देखें तो 9/11 का जो अटैक था उसमें दो थ्योरीज हैं। एक तो अलकायदा वाली थ्योरी कि अलकायदा इतना ताकतवर था, लेकिन एक थ्योरी दूसरी भी है जो ये कह रही है कि साहब अलकायदा को मारने के लिए अमेरिका को 21 साल तक वहां घुसकर लड़ने की जरूरत नहीं थी। अपने 2-4 एजेंट, खुफिया एजेंट या फिर तालिबान के अंदर के ही कुछ सेक्शंस को खरीद के कुछ लाख या कुछ $मिलियन दे के उसको अलकायदा को वहीं पर मरवाया जा सकता था अननोन गनमैन्स के थ्रू। लेकिन अमेरिका जानबूझकर अपने आप को एक लड़ाई में झोंक देता है। 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर उस वॉर के अंदर ओपनली खर्च किए गए, पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया और खूब पैसा बनाया गया। तो सर ये एक फैक्ट है कि अमेरिका, इसी तरीके सद्दाम हुसैन वाले इराक वॉर के अंदर भी ऐसे ही किया गया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर जाकर अंदर एंटर कर गई। अरब स्प्रिंग में ऐसा किया गया, सीरिया में ऐसा किया गया, हर उस जगह पर जहां अमेरिका को लड़ना था, यानी लड़ने के नए नए प्लेटफॉर्म्स ढूंढे गए। ये यूक्रेन वॉर में भी है। तभी आप देखेंगे
पुतिन जानते हैं कि जब तक ये डीप स्टेट और डीप स्टेट ड्रिवन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अमेरिका के अंदर रहेगी, ये वॉर कभी खत्म नहीं होने वाली। ट्रंप आएंगे, वो अगर अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू मिडल ईस्ट में शांति करवाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो पॉसिबली यूक्रेन को अगर पैसा देना बंद कर दें या कमजोर कर दें, तो उसके बाद वो लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी और एक सम्मानजनक तरीके से दोनों अपने घर जा सकेंगे। लेकिन ये उम्मीद है, ये उम्मीद, और वही दो फैक्टर्स आपस में, और पुतिन इसलिए चाहते हैं कि ट्रंप को कुछ ना हो। सोचिए, सोवियत यूनियन का ही एक ऐसा मतलब सक्सेसर कंट्री रशिया, वो चाहता है कि यूएसए का प्रेसिडेंट बचा रहे। ये कितनी आपको अजीब बात नहीं लगेगी अगर वो चाहता है, इसका मतलब, और वो भी तब जब वो खुद एक लड़ाई में उलझा हुआ। इसका मतलब ये है कि असलियत में अमेरिका के अंदर एक पक्ष ऐसा है जो युद्ध चाहता है, और वो जो पक्ष युद्ध चाहता है वो ट्रंप को बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि ट्रंप अगर जब तक रहा, और ट्रंप भी इस ओर इशारा कर चुके हैं। उन्होंने अपने पहले ही राष्ट्रपति वाले टेन्योर में साफ कर दिया था कि डीप स्टेट असल में उनको काम नहीं करने दे रहा है, जिन विषयों पे उनका ध्यान नहीं होता है वह अपनी मनमानी कर लेता है। उसमें उन्होंने इशारा लगाया था कि इसमें कुछ खुफिया एजेंसी के लोग शामिल हैं, कुछ प्रशासन में ऊंचे पदों पे बैठे लोग शामिल हैं, और कुछ मीडिया टाइकून जिनको अरबपति कहते हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग भी शामिल हैं। तो क्या माना जाए कि इस टेन्योर में ये सभी लोग खत्म कर दिए जाएंगे, नेस्ता नाबूद कर दिए जाएंगे, या ट्रंप की बिना इच्छा के भी अपने काम को जारी रखेंगे? हरिमोहन कौशिक जी। सर देखिए, इसमें ऐसा होगा आगे आने वाले टाइम में कि एक संघर्ष चलेगा। वो भारत में भी आपने देखा, मोदी जी ने आते ही सब कुछ नहीं बदल दिया, 10 साल लगे हैं, अभी तक नहीं बदला है, धीरे धीरे हो रहा है। यही चीज ट्रंप को भी करनी पड़ेगी, पेशेंस रख के धीरे धीरे पूरे सिस्टम के ऊपर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ऊपर से नीचे तक उसको क्लीन करना होगा। अब ऐसे में सर क्या होता है ना, दोनों ग्रुप्स भले ही ट्रंप जीते रहेंगे, पहली तो ट्रंप के ऑब्जेक्टिव है कि कैसे भी करके पोजीशन पर बने रहे, उसके बाद उनकी दूसरे ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कैसे भी करके एक एक करके सिस्टम को क्लीन किया जाए, जैसे बाइडेन ने अभी काम किया है। सर अप्रोक्सीमेट 22 जज नए अपॉइंट कर दिए, और ऊपर से नीचे तक रूजवेल्ट के बाद पहला ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने सबसे ज्यादा जजेस को अपॉइंट किया है, और सारे के सारे लेफ्ट लिबरल गैंग वाले हैं जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहां तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब आप अंदाजा लगाइए सर खेल क्या हो रहा है। यानी कोर्ट को उसने, जुडिशरी को उसने, डेमोक्रेट्स ने अपनी आइडियोलॉजी से भर दिया। अब होगा क्या, अगर कोर्ट को आइडियोलॉजी से भर दिया तो कल को कोई भी मामला कोर्ट के थ्रू सुलझाने की कोशिश करोगे वो ट्रंप के फेवर में आएगा ही, या तो वो लटकेगा या फिर वो नहीं आएगा, जब तक कि वो जजेस बूढ़े होकर रिटायर नहीं हो जाते। अब उस टाइम तक का क्या करोगे आप? यही इंडिया में भी है, वहां पर भी है। तो अभी एक लड़ाई चलेगी, ये चर्निंग लगातार चलेगी, लेकिन तो क्या लड़ाई जानलेवा होगी? राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मौजूद है हमारे साथ तनुज जी। तनुज, आपको लगता है कि ये जानलेवा लड़ाई है या केवल विचारधारा की लड़ाई है? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये विचारधाराओं की ही लड़ाई रहेगी, और जानलेवा साबित होना बहुत मुश्किल रहेगा, ऐसा मेरा सोच है प्रसन्न जी इसको लेकर के। आप ये मानते हैं कि ट्रंप के ऊपर जो हमले हुए वो वोल्फ यानी अकेले शिकार वाली घटना थी, वोल्फ अटैक जिसको बोलते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ट्रंप के साथ जो सिचुएशंस बनी, हम जानते हैं कि पेंसिल्वेनिया में जो हमले हुए इसके पहले भी एक बार हुआ, जिस तरीके से एक पैर में भी गोली लगी थी उन्हें, और जो भी सारे मामले हुए थे, इन सब के पीछे हमने देखा कि वहां पर जो रोष था जनता के अंदर, उसका कहीं ना कहीं एक परिणाम हमको देखने को मिला। लेकिन कहीं भी अगर हम बात करें, मैंने आपसे वही कहा कि जिस तरीके से इलेक्शन पैटर्न पे हम अगर डिस्कस करेंगे तो अमेरिका वाकई में एक डिफरेंट स्टेट के रूप में हमको दिखता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है, और वही एक एक्सेप्टेंस है जिसको हम यहाँ पर पे भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस्लामिक कंट्रीज की, जो गल्फ कंट्रीज है, जो इस तरीके के आतंकवाद इनको संगठनों को सपोर्ट करती हैं, और उनका कितना हस्तक्षेप है अमेरिका में, अगर हम बात करें तो वो वाकई में इतना मजबूत रूप से मुझे अमेरिका के अंदर नहीं दिखाई देता है। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरीके के चल रहे हैं, जो आतंकवादी आपने बताया, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं गल्फ से, या इस तरीके की फंडिंग के मामले जो हम देखते आ रहे हैं, या अब वो हमले की तरफ बढ़ रहे हैं, तो
तो निश्चित रूप से ऐसी कंट्रीज, जो ऐसे देश हैं, वो मुझे नहीं लगता अभी तक वो इतने पावरफुल हुए हैं कि अमेरिका के राष्ट्र। हरिमोहन कौशिक जी, समय की कमी है, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। क्या ट्रंप का शिकंजा अब ऐसे देशों पे भी कसेगा जो चरमपंथियों को धन मुहैया करवाते हैं? पर जब लड़ाई लड़ी जाएगी ना सर, तो हर जगह पर जहां जहां जड़ें होंगी उन सभी जड़ों पर प्रहार किया जाएगा। चाहे बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस हो गया, चाहे अरब कंट्रीज के अंदर हो गए अलग अलग रेडिकल्स, चाहे वो सीरिया से लेकर कहीं पर या फिर वो यूरोप में हो गए। अमेरिका के साथ साथ हर जगह पर जहां जहां ये चरमपंथी होंगे, वो सारे के सारे चरमपंथी एक एक करके निपटाए जाएंगे। लेकिन एक एक करके ये पूरा जाल जो फैला हुआ है ना सर, असलियत में इसको समेटा जाएगा 4 साल में। आप दोनों लोग लड़ाई। चर्चा में बने रहें और अपने तमाम राय से हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।